बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का लेक्चर नंबर 15 जिसके अंदर डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस एंड एटॉमिक कमिट प्रोटोकॉल्स। अब एटॉमिक कमिट प्रोटोकॉल्स को आज हम डिस्कस करेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस के अंदर यूज़ होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांजैक्शंस किस तरह से होती हैं और इसकी स्टेजेस क्या है, कमिट स्टेट्स क्या हैं। स्टेट्स जैसे कमिट स्टेट है, अबॉर्ट स्टेट है, इस तरह की स्टेट्स भी हमने देखी। इसकी स्टेरिलाइजेबिलिटी ट्रांजैक्शन की क्या होती है वो भी देखा। तो आज हम इसके कुछ प्रोटोकॉल्स पे बात करेंगे। तो ऑफन टाइम्स अ ट्रांजैक्शन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सेवरल सिस्टम्स। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है जिसको हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जो एक्शन डेटाबेस पे परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, वो मल्टीपल साइट्स पे जाके परफॉर्म हो सकता है। वो किस तरह से कि जैसे ऐसा केस हमारे पास आ जाता है जिसमें हमने डाटा के रेप्लिकाज डिफरेंट साइट्स पे, कॉपीज़ जो होती हैं डाटा की वो डिफरेंट साइट्स पे रखवाई होती हैं। जैसे सपोज करो साइट ए पे भी मेरे पास सेम डाटा है, साइट बी पे भी मेरे पास सेम डाटा है। वो हमारी टेक्निक होती है कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे सेम डाटा क्यों रखवाया, ताकि अगर मेरी एक साइट डाउन हो जाए तो कम अज़ कम मेरी दूसरी साइट की वजह से वो जो पहली साइट है उस पर कोई इफ़ेक्ट ना आए, मतलब वो चलती रहे मेरी साइट, क्योंकि डाटा दोनों में सेम होगा। तो उसको बोलते हैं रेप्लिकाज। हमने किए हुए हैं डेटाबेसेस के ऊपर, अपने डाटा के रेप्लिकाज रखे हुए हैं। अब अगर मैंने एक रेप्लिका सपोज के साइट ए पे मैंने कोई चेंज किया, तो ऐसा होना चाहिए कि साइट बी पे भी वो चेंज जो है मेरी वो होनी चाहिए, ताकि डाटा जो है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, रिमेन यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा रहे। टू अचीव दिस वी नीड सम वे ऑफ ensuring दैट द डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन विल बी वैलिड ऑन ऑल द सिस्टम्स और नन ऑफ देम। अब इस चीज़ को हमें अचीव करने के लिए इंश्योर करना पड़ता है कि जो हमने चेंज किया है वो तमाम साइट्स पे, तमाम डेटाबेसेस पे वो चेंज हो गई है, या उनमें से किसी एक पे भी नहीं हुई। ठीक है, मतलब अगर तो होनी है तो सब पे हो, अगर नहीं होनी तो किसी पे भी ना हो। मतलब फिर ऐसा तो नहीं कि एक पे हो जाए तो बाकियों पे ना हो, तो फिर तो डाटा में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो टू अचीव दिस, इस चीज़ को अचीव करने के लिए वी नीड एन एटॉमिक कमिट प्रोटोकॉल। इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे पास है एटॉमिक कमिट प्रोटोकॉल और अ सेट ऑफ रूल्स, या कोई ऐसे रूल्स होने चाहिए जिनको हम फॉलो करके ये चीज़ इंश्योर करें कि ट्रांजैक्शन जो है वो कमिट हुई है हर जगह पे या अबॉर्ट हुई है हर जगह पे। तो इस चीज़ को इंश्योर करना है कि मल्टीपल सिस्टम्स पे जहां हमारी डाटा की कॉपीज़ पड़ी हैं वहां पर अगर एक जगह चेंज कर रहे हैं तो मल्टीपल साइट्स पे चेंज हो रही है, या मल्टीपल साइट्स पे अगर चेंज हो रही है तो सारी जगह पे चेंज हो रही है। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पे चेंज नहीं हो रही। तो उसके लिए प्रोटोकॉल है। सबसे पहला प्रोटोकॉल है टू फेज कमिट प्रोटोकॉल, जिसको 2PC भी कहते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज एटॉमिक कमिट प्रोटोकॉल इज टू फेज कमिट। अब ये टू फेज जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर दो फेजेस हैं। अब वो दो फेजेस कौन से हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, एटॉमिक कमिट प्रोटोकॉल है। आप देख रहे हो कि कमिट प्रोटोकॉल का मतलब कि हमारी ट्रांजैक्शन कमिट हुई है या नहीं हुई, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये प्रोटोकॉल, ये सेट ऑफ रूल्स हैं कुछ। तो यू मे नोटिस दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रोटोकॉल दैट वी यूज़ फॉर टोटल ऑर्डर मल्टीकास्टिंग। अब मल्टीकास्टिंग के लिए जो जिस तरीके का प्रोटोकॉल यूज़ होता है वही चीज़, वही सिनेरियो इसके अंदर भी यूज़ होगा। वेयर एज द मल्टीकास्टिंग प्रोटोकॉल यूज द टू फेज अप्रोच। मल्टीकास्टिंग में क्या होता है कि दो फेज अप्रोच होती है। अलाउज द कोऑर्डिनेटर टू सेलेक्ट अ कमिट टाइम बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। उसमें क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटर मतलब जैसे आप कह लो वन टू मैनी। कोऑर्डिनेटर एक ऐसा पर्सन होगा जो कि चेंज कर रहा है, और वन टू मैनी का रिलेशन मतलब कि मैनी पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे क्या होंगे, हमारे डिफरेंट डेटाबेसेस जो डिफरेंट साइट्स पे हमारी वर्क कर रही हैं और उनके अंदर सेम डाटा मौजूद है। एक जगह से चेंज की तमाम पार्टिसिपेंट्स में चेंज आनी चाहिए। टू फेज कमिट सेलेक्ट्स द कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट वेदर और नॉट अ ट्रांजैक्शन विल बी कमिटेड। अब इसमें क्या होता है, टू फेज जो कमिट है ये कोऑर्डिनेटर को
एबल करती है कि वो सिलेक्ट करे उस बेस पे, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो कि पार्टिसिपेंट्स उसे दें कि कोई ट्रांजैक्शन कमिट हुई है या अबॉर्ट हुई है। अब वो किस तरह से होगा, यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कोऑर्डिनेटर है और हमारे पास दूसरे फेज़ में दूसरी साइड पे पार्टिसिपेंट्स हैं। ये दो फेजेस हैं। पहले फेज में क्या होगा, प्री कमिट होगा, राइट टू लॉग एंड और एटॉमिक स्टोरेज। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई भी हमने चेंज करना चाहते हैं कोऑर्डिनेटर की साइड से प्री कमिट होगा, ठीक है। सेंड रिक्वेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट, उस चेंज की रिक्वेस्ट जो है तमाम साइट्स, तमाम पार्टिसिपेंट्स को कर दी जाएगी। दूसरी साइड पे पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, वेट फॉर रिक्वेस्ट, वो इस रिक्वेस्ट का वेट करेंगे जो कि कोऑर्डिनेटर उन्हें करेगा। अपॉन रिक्वेस्ट इफ रेडी, अगर इनके पास वो चीज़ रेडी है, वो ट्रांजैक्शन रेडी है, तो क्या होगा, प्री कमिट सेंड कोऑर्डिनेटर यस। प्री कमिट करने के बाद वो कोऑर्डिनेटर को यस का साइन दे देंगे कि ठीक है भाई, जो भी आपने चेंज करना है मेरी साइड पे, सपोज करो ये एक साइड है तो वो अपनी साइड से इंश्योर कर देता है कि मेरी साइड से ओके हो गया है, आप बाकियों से पता कर लो। अब ये पार्टिसिपेंट जो है ये तमाम वो साइट्स होंगी जहाँ पर हमारा डाटा पड़ा हुआ है, जिन डाटा बेसिस पे हमारा डाटा सेम पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा फेज क्या हो सकता है, सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर उसके पास वो ट्रांजैक्शन रेडी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, सेंड कोऑर्डिनेटर नो, तो वो नो का साइन इसे कोऑर्डिनेटर को सेंड कर देगा। जब वो नो का साइन सेंड करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इसमें चेंज जो है वो नहीं हो सकती या हुई नहीं है। दूसरे फेज में क्या होगा, कोऑर्डिनेटर ब्लॉक्स। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, कोऑर्डिनेटर ब्लॉक्स वेटिंग फॉर ऑल रिप्लाईज। अब अगर एक ने नो का साइन कर दिया तो वो वेट कर रहा था बाकी भी उसे यस का साइन दे, तो एक ने अगर नो कर दिया कि इसके पास चेंज नहीं होगी, तो बाकी के पास अगर चेंज भी हो जाएगी तो उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें हर जगह पे चेंज चाहिए। तो वो रिप्लाईज का टाइम जो है वो उसे ब्लॉक कर देगा। ऑल टाइम आउट इज़ पॉसिबल, अ टाइम आउट इज़ पॉसिबल। अब इस सिनेरियो में, सारे सिनेरियो में टाइम आउट पॉसिबल है, दैट वुड मैंडेट एंड अबॉर्ट, जिसके अंदर क्या हो सकता है कि अगर टाइम आउट हो गया है तो वो जो हमारी ट्रांजैक्शन है या जो भी सिनेरियो, जो भी स्टेज चल रही है, वो अबॉर्ट हो जाएगी। दूसरे फेज में क्या होता है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब ये जो पॉइंट है वो नो रिटर्न वाला पॉइंट है। इफ़ ऑल पार्टिसिपेंट्स वोटेड येस, अब ये उसी फेज में होगा अगर सारे पार्टिसिपेंट्स ने वोट किया है येस, मतलब हर किसी की तरफ से आए येस के मेरे पास भी डाटा चेंज हो चुका है, मेरे पास भी डाटा चेंज हुआ। तीन साइड्स हैं, सपोज करो तीनों की तीनों ने येस कर दिया, तो उस स्टेज में, उस फेज़ में सेकंड फेज़ जो है वो स्टार्ट होगा, जिसमें सबके वोट्स येस होंगे। देन सेंड कमिट टू ईच पार्टिसिपेंट, तो वो फिर एक कमिट जो है, मतलब कमिट क्या स्टेट थी, एक ऐसी स्टेट थी कि जहाँ पर अगर हमारी ट्रांजैक्शन पहुँच जाती है तो वहाँ से अबॉर्ट नहीं होती या वहाँ से हमारा डाटा लॉस नहीं होता, मतलब मुकम्मल चेंजिंग को हम बोलते हैं कमिट। अदरवाइज सेंड अबॉर्ट टू ईच पार्टिसिपेंट, अगर ऐसा नहीं होता, यस नहीं आता, तो क्या होगा, सेंड अबॉर्ट करेगा, हर पार्टिसिपेंट को वो अबॉर्ट का साइन सेंड कर देगा कि ट्रांजेक्शन जो है वो अबॉर्ट हो चुकी है। वेट फॉर द वर्ड फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर, अब पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे सेकंड फेज में, यस या नो करने के बाद वो वेट करेंगे कि उन्हें दोबारा कोऑर्डिनेटर अब क्या कहता है। सपोज करो अगर एक साइड ने यस कर दिया था तो वो वेट करेगा कि अब मुझे कमिट आता है कि नहीं, अबॉर्ट आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि दूसरी साइड वाले ने क्या उसे रिप्लाई किया है। तो अगर तो यस किया है, इफ़ कमिट देन कमिट ट्रांजैक्शन बिकम विजिबल, अगर इसको रिप्लाई आता है कमिट का कोऑर्डिनेटर की साइड से इस साइड को, तो वो कर देगा कमिट, उस चेंज को अपने पास सेव कर लेगा। अगर तो आता है नो का, अबॉर्ट का आएगा उसे साइन, इफ़ अबॉर्ट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो अदरवाइज सेंड अबॉर्ट टू ईच पार्टिसिपेंट, अगर उसके पास नो का साइन आ गया किसी पार्टिसिपेंट पे फेज़ 1 में, तो वो क्या करेगा कि नो का साइन सेंड करेगा और अबॉर्ट का साइन सेंड करेगा सारे के सारे जो डेटाबेसेस की साइट्स होंगी उनको। इफ़ अबॉर्ट दैन अबॉर्ट गॉन फॉर गुड, और ये कुछ बेहतरी के लिए, मतलब कि वो अगर एक में चेंज नहीं हुआ तो दो जो डेटाबेसेस हैं उनमें भी चेंज कोई ना हो, ताकि हमारा डाटा जो है वो सेम रहे, रेप्लिकास की कॉपी जो है वो सेम रहे। अब इसको एक इमेज में, एक ग्राफ की फॉर्म में, एक आप कह सकते हो फ्लो डायग्राम के तौर पे यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ पर 2PC कोऑर्डिनेटर की साइड से जो वर्क करता है वो दिखाया गया है। स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, एग्जीक्यूट
प्री कमिट। अब वो एग्जीक्यूट करेगा प्री कमिट, मतलब कि पहले इंश्योर करेगा कि बाकी साइट्स पे ये सारा कुछ जो है वो कमिट करने से पहले जो उसका फेज था कि रिक्वेस्ट सेंड करेगा, यहाँ पर प्री कमिट डन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, सेंड रिक्वेस्ट टू ईच पार्टिसिपेंट। अब यहाँ से वो हर पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि ये वाला चेंज है जो आपने अपने डेटाबेसेस में करना है। वेट फॉर ईच पार्टिसिपेंट टू रिप्लाई। फिर उसके बाद वो रिक्वेस्ट करने के बाद वेट करेगा कि अब पार्टिसिपेंट्स चेंज करके येस उसे कहते हैं या नो कहते हैं। अगर तो येस कहेंगे तो वो क्या साइन दोबारा उन्हें सेंड करेगा कमिट, कि कमिट कर दो मुझे, सबकी तरफ से येस आ गया और फिर वो डन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर उसे वेटिंग टाइम रिप्लाई, जब रिप्लाई का वो वेट कर रहा है, वहाँ पर क्या हो सकता है, टाइम आउट इज़ पॉसिबल। अगर एक साइड से टाइम आउट की वजह से उसे रिप्लाई नहीं मिल सका तब भी वो अबॉर्ट होगा। ठीक है, टाइम आउट और नो, अगर वन और मोर वोट, नो वोट्स, अगर एक या एक से ज़्यादा की तरफ से उसे नो का वोट आ जाता है तब भी वो अबॉर्ट हो जाएगी ट्रांजेक्शन। अब दूसरी साइड पे क्या था, पार्टिसिपेंट क्या करेगा, स्टार्ट करेगा सबसे पहले उसको अपॉन रिक्वेस्ट, एग्जीक्यूट अपॉन रिक्वेस्ट। उसको जो रिक्वेस्ट आएगी अगर तो वो रेडी होगा तो वो ये फेज इसका रन होगा। इसमें क्या होगा, प्री कमिट करेगा, सेंड येस टू द कोऑर्डिनेटर, कहेगा कि ठीक है जो ट्रांजेक्शन जो चेंजेस आपने कही थी वो मैं कर सकता हूँ, मैंने कर दी हैं। वो येस का जो रिप्लाई है वो कोऑर्डिनेटर को सेंड कर देगा, वेट फॉर द डिसीजन। फिर वो डिसीजन का वेट करेगा। अब यहाँ पर अगर उसके पास वो चीज़ रेडी नहीं है, वो कर नहीं सकता है उस चेंज को, तो वो फिर भी अबॉर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर उसे यहाँ पर भी डिसीजन उसके पास आ सकता है, वेट फॉर डिसीजन करने वेटिंग के दौरान भी अबॉर्ट हो सकता है। अबॉर्ट का अगर उस कोऑर्डिनेटर की तरफ से जो रिप्लाई आता है वो अबॉर्ट का अगर आता है तो वो अबॉर्ट कर देगा, तो हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो अबॉर्ट हो जाएगी। मतलब उस डेटाबेस पे वो ट्रांजैक्शन जो है वो सेव नहीं होगी। लेकिन अगर सबकी तरफ से उसे कोऑर्डिनेटर को यस जाता है तो वो सारे पार्टिसिपेंट्स को क्या करेगा, कमिट डिसीजन अगर आ जाता है पार्टिसिपेंट की तरफ तो पार्टिसिपेंट क्या करेगा, मेक ट्रांजैक्शन विजिबल। अब वो जो ट्रांजैक्शन हो गई है उसे विजिबल कर देगा, कि वो अवेलेबिलिटी कर देगा डाटा की कि ये डाटा इसके पास मौजूद है। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी। फिर उसके बाद एक और टाइप ऑफ कमिट जो है प्रोटोकॉल है वो है 3 फेज कमिट। अब 3 फेज कमिट में क्या होता है, another real-world atomic commit protocol is 3-phase commit. This protocol can reduce the amount of blocking and provide for more flexible recovery in the event of failure. अब सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा कि फेलियर में जैसे कि एक साइड की तरफ से टाइम आउट हो जाता है तो उसमें यहाँ पर सबको वो मैसेज कर देता था कि अबॉर्ट कर दो ट्रांजेक्शन, क्योंकि एक की तरफ से। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबल रिकवरी आ जाता है कि रिकवरी पॉसिबल हो सकती है यहाँ पर। फिर उसके बाद ऑल्दो इट इज़ बेटर चॉइस इन अनयूजुअल फेलियर, जहाँ पर ज़्यादातर फेलियर जो है वो अक्कर होता है वहाँ पर ये अप्रोच अप्लाई करना बेस्ट है। इट्स कम्प्लेक्सिटी मेक्स 2PC दैन मोर पॉपुलर चॉइस, द मोर पॉपुलर चॉइस। इसकी कम्प्लेक्सिटी की वजह से 2PC को लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। अब इसका फ्लो डायग्राम हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट एग्जीक्यूट प्री कमिट करेगा, जो भी चेंजेस जो उसने करवानी है उसको वो वेरीफाई करेगा। ये कोऑर्डिनेटर की हम बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर साइड की। तो क्या होगा, कमिट डन, अगर प्री कमिट डन हो चुका है, चेंजेस जो भी उसने कहनी थी वो कर ली है, करके उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट करेगा सारे पार्टिसिपेंट्स को। फिर उसके बाद वेट करेगा पार्टिसिपेंट्स की तरफ से क्या रिप्लाई आता है। सेम वही सिनेरियो है यहाँ तक कि उसके बाद अगर येस आता है तो कमिट कर देगा, अगर नो आता है तो अबॉर्ट कर देगा। अगर येस आता है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, अगर येस आता है सेंड प्री कमिट टू ईच पार्टिसिपेंट। अब इसके अंदर भी क्या है, गॉट ऑल येस वोट्स, अगर उसके पास सारे येस वोट्स आ जाते हैं तो प्री कमिट वो सेंड करेगा तमाम पार्टिसिपेंट्स को, वेट फॉर एक्ट, और उनकी तरफ से एक्ट की मतलब कोई ऐसा साइन जो वो सेंड करेंगे कि ठीक है एक्नॉलेजमेंट हो गई है कि आपके पास जो चेंज थी वो हो चुकी है। फिर उसके बाद मेजोरिटी है वैक, अगर मेजोरिटी की तरफ से उसे एक आ जाती है कि ठीक है तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने चेंज कर लिया है, और मेजोरिटी की तरफ से एक आती है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेजोरिटी, तो फिर वो क्या करें, सेंड कमिट टू ईच पार्टिसिपेंट। फिर उसके बाद वो कमिट जो है वो सेंड करेगा। अब यहाँ पर ये जो फेज़ है जहाँ पर वो प्री कमिट की भी एक चाहता है, वो वहाँ पर क्या होगा ये आप देख सकते हो। यहाँ पर
रिकवरी का बेसिकली यहाँ पर एक फेज़ जो है, एक स्टेज जो है वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ से पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे हैं अभी 3PC में। तो स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट वेट फॉर रिक्वेस्ट। अब वो कोऑर्डिनेटर की तरफ से रिक्वेस्ट की वेट कर रहा है। अगर तो वो रेडी हो जाती रिक्वेस्ट, जो भी चेंज उसने कही है वो हो जाती है, तो वो यस की तरफ जाएगा। अगर नहीं होती तो वो अबॉर्ट कर देगा उसी टाइम। बस इस स्टेज पे ही अबॉर्ट होगा। बाकी सारी स्टेजेस पे क्या होगा, रिकवरी का ऑप्शन है हमारे पास, हम उस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो एक्ट सेंड कर देगा तो वो ट्रांजेक्शन कमिट हो सकती है। फिर उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पर हर जो पार्टिसिपेंट है वो एक्ट सेंड करेगा कोऑर्डिनेटर को। वेट अपॉन द टाइम आउट फॉर कमिट। यहाँ पर भी टाइम आउट का सीन है कि अगर टाइम आउट होता है तो रिकवरी में चला जाएगा, यहाँ पर भी अगर टाइम आउट होता है तो रिकवरी में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक जो आप पिछले फेज में देख रहे थे कि यहाँ पर इसने एक जो है पार्टिसिपेंट से प्री कमिट की एक लेनी है, वेट करेगा एक की। यहाँ से वो एक इसे सेंड कर देंगे। जब सभी एक सेंड कर देंगे तो इसको कमिट अगर मिल जाता है तो कमिट से वो ट्रांजैक्शन जो है बिकम विजिबल कर देगा पार्टिसिपेंट मतलब वो डेटाबेस, वो ट्रांजैक्शन जो भी चेंज है उसके अंदर की गई वो उसे विजिबल कर देगा कि ये चेंज की गई है। और तमाम के तमाम डेटाबेसेस पे सेम चेंज जो है हमें नज़र आएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।